हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवालों के जवाब। किसी ने मुझसे बार बार लगातार पूछा है कि मेरे सेकंड चैनल पे मैं स्टोरी अपडेट कब करूँगी। तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं अभी नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि टाइम की बहुत कमी है रे बाबू मुशाए। मेरा मेरा वन शॉट एफ आता है एवरी थर्सडे और संडे को। मैंने वो तक प्रिपेयर नहीं कर पाया है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कि टाइम की कमी पड़ रही है। उम्मीद है आप लोग समझोगे यार। बस संडे के लिए मैं एक वन शॉट लेके आ पा रही हूँ। सैटरडे का थर्सडे का वो तो हो ही नहीं पा रहा है। और रेगुलर का जो मेरा एपिसोड है वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, थोड़ा यहाँ वहाँ से टाइम निकाल करके। अभी बहुत टाइम चल रहा है, मैंने पहले भी बताया था, मेरे असाइनमेंट्स चल रहे हैं जिसके चलते मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। घर में भी बहुत काम रहता है यार, आप लोग लड़कियां हो, समझते हो ना। तो उम्मीद है अब आप लोग नहीं पूछोगे कि मैं कब अपडेट करूँगी। मैं अपडेट ज़रूर करूँगी, क्योंकि उस स्टोरी को छोड़ूंगी थोड़ी मैं। और रही बात पुरानी स्टोरीज़ की, तो प्लीज़ अभी उसकी डिमांड मत करना। मैं कभी ना कभी कंप्लीट कर ही दूँगी फ्यूचर में, कभी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी टाइम की बहुत कमी है। सो फाइनली बढ़ जाते हैं आगे अपनी कहानी में और उसमें गुम हो जाते हैं। विंग जो वांग जी के पास ही बैठा हुआ है, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू हैं और उन आंसुओं के साथ ही वांग जी को विंग ने गले लगा लिया है। वो वांग जी को एक मौका देना नहीं चाहता था, पर क्या करे बेचारा। वांग जी है ही इतना चार्मिंग और डैशिंग इंसान कि किसी का दिल उस पर बार बार लगातार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग के साथ भी वही प्रॉब्लम है। उसका दिल भी फिर एक बार लान वांग जी पर आकर के अटक गया है और वहीं पर ठहर गया है, जिसे वो वहाँ से चाहकर भी हटा नहीं पा रहा है। वांग जी फिर विंग को बस यूं ही देखता रहता है। फिर विंग से कहता है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? विंग कहता है, मतलब तुम आगे बढ़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, फैमिली के पास लौट चलते हैं। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के पास नहीं लौटूंगा, और उन लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जिनको मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ रुकने के लिए। मैंने तो तुमसे ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओ। इस वक्त मुझे ज़रूरत बेशक तुम्हारी हो सकती है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ज़बरदस्ती खुद को मेरे साथ बांधो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। वांग जी कहता है, अरे चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ना भी होता तब भी मैं तुम्हारे पास ही रहता। तुम बेवकूफ़ हो, पूरे पागल हो। वैसे मैं फैमिली के पास तुम्हें इसलिए लेकर जा रहा था ताकि तुम्हें ये बता सकूं विंग, कि वो भी तुमसे नफ़रत नहीं करते हैं। तुम पर बेशक उन्होंने कुछ समय के लिए भरोसा ना किया हो, लेकिन वो उतने गलत नहीं हैं। मेरी फैमिली के साथ मैं बचपन से रहा हूँ, मैं उन्हें समझता हूँ। विंग कहता है, तुम अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे बहलाने और फुसलाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं मानने वाला। तुमने अपने साथ मुझे रख लिया है, इसके लिए भी मैंने बहुत मुश्किल से खुद को मनाया है। अब मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? क्या तुम्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते? बात वो नहीं है, तुम नहीं समझ सकते तो समझाओ ना। मैं समझाऊंगा तब भी तुम नहीं समझोगे। तुमने समझाने की कोशिश की कि मैं नहीं समझूंगा? कि अपने मन में तुमने बस ठान लिया है कि नहीं, लंजा तो ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा, ये तो सुनेगा भी नहीं और इसे तो समझेगा भी नहीं। तुमने अपने मन में ही ये भ्रम पाल रखे हैं, जिसके चलते तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे नहीं करते, और इसी वजह से हम लोग आज इस मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। विंग कहता है, तुम मुझे दोष दे रहे हो हर एक चीज़ का, है ना? तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मेरे साथ घर वापस चलो। ये जगह ठीक नहीं है हम लोगों के लिए। एक छोटे से अपार्टमेंट में, इस छोटी सी जगह में मुझे नहीं लगता तुम खुश रहोगे। क्या तुम्हें फैमिली नहीं चाहिए? लंजा, तुम मुझे ऐसे बहलाओ फुसलाओ नहीं। तुम मुझे जानने समझने लगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाओगे। अरे रे, अगर मैं तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया होता तो तुम आज यहाँ नहीं बैठे होते, मेरे साथ बेड में होते। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखने लगता है, जैसे कि उसकी आंखों में था कि बेटा अब तो तुम पिटने वाले हो। पर वांग जी हंसते हुए विंग को वहाँ से उठाता है। विंग अब कुछ नहीं कर सकता, वांग जी को सब पता चल गया है।
तब वो कैसे कुछ छिपा सकता है। वांग जी विंग को लेकर के बाहर निकल के आता है। विंग कहता है, मुझे मिंग्याओ से मिलना था, तुमने उसे बुलाया नहीं?" वांग जी कहता है, "नहीं बुलाया, मुझे तुमसे मिलना था तो मैं कबाब में हड्डी क्यों लेकर आऊँ? वैसे भी तुम्हारा वो दोस्त तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो एक कबाब में हड्डी बनी ही बैठा है, मैं किसी और को अपने हलक में अटकने नहीं दूंगा।" विंग वांग जी की तरफ घूरते हुए देखते हुए पूछता है, कौन से दोस्त की बात कर रहे हो तुम?" "वेन्निंग की?" "मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा वो दोस्त नी हुसैन अटक गया है बीच में हम दोनों के, उसको दूर भगाओ तुम। हमारा रिश्ता उसके होते हुए कभी सही नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरेगा। बस तुम्हारा वो दोस्त ज़्यादा अच्छा है।" क्या नाम था उसका? सॉन्गलैन। विंग फिर एक बार वांग जी को घूर कर देखता है। विंग को इतनी गुस्सा आता है ना अभी कि वो वांग जी को ना बहुत बुरी तरीके से उसके पेट में मारता है अपनी कोहनी से, अपनी एल्बो से वांग जी के स्टमक में बुरी तरह से मारता है। वांग जी बोलता है, आउच, तुम वाइल्ड होते जा रहे हो। विंग वांग जी को मारकर आगे निकल गया था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी बोलने की। विंग को दोनों चीज़ें हिट करके गई, एक कि वांग जी ने उसके दोस्त को बुरा कहा नी हुसैन को, और दूसरा वांग जी ने उसके दोस्त को अच्छा कैसे कहा सॉन्गलन को। उसे दोनों चीज़ों की वजह से गुस्सा आया था, थोड़ी जलन और थोड़ा गुस्सा, दोनों ने मिल करके वांग जी की धुलाई कर दी। विंग को कार में बिठा करके वांग जी अपनी कार ड्राइव करने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके हाथ में अभी भी हल्की फुल्की चोट लगी हुई है और सर पे वो चोट का निशान अभी भी नज़र आ रहा है। पर विंग जो अब कुछ करता नहीं है, ना कुछ कहता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ समय लगता है उसे लान हाउस पहुंचने में, वो घर जहां पर विंग ने सोच लिया था कि दोबारा कभी वो नहीं जाएगा। इस घर में उसे वापस लाया जा रहा है। वांग जी विंग की तरफ का दरवाज़ा खोलता है, विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में अपना हाथ लेते हुए उसे वहाँ से बाहर निकालता है। वांग जी विंग को लेकर के घर के अंदर आता है। घर में जैसे कोई नहीं था, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है जो कि विंग के दिल को कचोट रहा था। अंदर ही अंदर से वो बहुत घबराया हुआ था और नर्वस था कि जब सब लोग उसे देखेंगे कि विंग यहाँ है तो कोई क्या सोचेगा, उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या उस पर सब विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। आज तक किसी ने नहीं किया, उसकी माँ ने नहीं किया, तो कोई पराया उसका विश्वास क्यों करेगा भला? विंग ये सब सोच रहा था। वांग जी विंग को लेकर के सोफे पर बैठ जाता है और वांग जी यहीं नहीं रुकता है। विंग देखता है कि वांग जी विंग को वहीं बिठा करके किचन में गया है। विंग का मन कर रहा था कि वो वांग जी के पीछे पीछे जाए, यहाँ वो अकेला नहीं रहना चाहता। अभी के लिए तो उसे कम खतरनाक जो इंसान लग रहा है वो है वांग जी, जिस इंसान के साथ थोड़ा तो कम्फर्ट उसे महसूस होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। उसके फैमिली के मेम्बर्स के कंपैरिजन में वांग जी थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट महसूस कराता है। विंग देखता है वांग जी किचन में जा कर के कुछ स्टील के कुछ बर्तन लेके आता है। विंग कहता है, तुम क्या इनमें खाना खाने वाले हो? वांग जी कहता है, नहीं, सब लोगों की नींद तोड़ने वाला हूँ। विंग को कुछ समझ आता उससे पहले ही वांग जी ने उन बर्तनों को बजाना चालू कर दिया था। वो शोर इतना ज़्यादा था कि विंग ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और वो बार बार मना कर रहा था वांग जी को ये सब ना करने के लिए, बंद करने के लिए, रुक जाने के लिए, लेकिन वांग जी मानने को तैयार नहीं था। वो तो बस बजाया जा रहा था बर्तनों को और उस बर्तनों की बजने की खटखटाहट से, आवाज़ से, गड़गड़ाहट से पूरा घर जैसे गूंज गया था। उस घर में जो इतनी शांति सन्नाटा मचा हुआ था ना, फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, सब कुछ जैसे हवा की तरह उड़ गया, क्योंकि सब लोग अब नीचे आने लगे थे। लान रेन जो बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ था वो भी नीचे आता है, साथ ही मिस्टर लान, मिसेस लान और लान सचिन और सिया, ये सब लोग आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में जैसे मातम मना रहे थे और अब जा कर के उनका ये मातम का समय ख़त्म हुआ है, क्योंकि आकर के सबसे पहले मिस्टर लान वांग जी के हाथ से वो बर्तन लेते हैं, बोलते हैं, क्या कर रहे हो, ये दिखता नहीं हम लोग आराम कर रहे हैं? तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे, कभी तो शांति रहने दो घर में, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। रिंग अपने जगह पर जमा हुआ था, उसे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था अब कि वो क्या ही बताए। अब उसकी बारी है डांट खाने की, क्योंकि ये हरकत वांग जी ने की है और वांग जी विंग को यहाँ लेकर आया और विंग का यहाँ आना सही नहीं था। लान सचिन की नज़र थी जो सबसे पहले विंग पर पड़ती है और वो कहता है, विंग? विंग के पास जाते हुए लान सचिन पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? विंग कहता है, मैं बस यूं ही आया था, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है आप लोगों के साथ रहने का। मिस्टर लान का मुंह अपना खोलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मिसेस लान आगे आते हुए बोलती हैं, विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है, सांसें चल रही है मेरी, जिंदा हूँ अभी। वांग जी जो तुरंत उनके बीच आ धमकता है, बोलता है, विंग अच्छे से बात करो, मॉम है मेरी वो। विंग कहता है, मैं अच्छे से बात नहीं करूँगा, क्या कर लोगे? घर से निकाल दोगे? निकाल दो ना,
मैंने कब कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना है? मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है? मुझे नहीं चाहिए कुछ तुमसे, मुझे जाने दो। वांग जी विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और तुरंत उसे गोद में उठाते हुए बोलता है, पर मुझे रहना है तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर फिर एक बार उसने दोबारा से सोफे पर बिठा दिया था। विंग कहता है, तुम बहुत बेशर्म इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। क्या हरकत थी ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारे शक्ल पे लिखा है, तुम्हें पसंद आती है या नहीं आती है मेरी हरकतें। मॉम, वेल, कोई विंग पर गुस्सा मत करना, अगर किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा। लान चरण तुरंत सामने आता है, बोलता है, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम वांग जी? हम तुम्हारे घर वाले हैं, पराए नहीं। और विंग यहाँ क्या कर रहा है? वांग जी कहता है, अंकल, मैंने विंग से शादी की है, आप भूल तो नहीं गए? सब लोगों ने देखा था ना उस दिन, सबको पता है वांग जी ने विंग से शादी की है, वो भी कुछ ही दिनों पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, उन सबको याद है, उन सबको पता है कल ही इनकी शादी हुई है। लान चरण जो फिर एक बार पूछता है, हमें पता है तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वांग जी कहता है, तो और कहाँ लेकर जाऊँगा? ऑब्वियसली मैं यहीं लेकर आऊँगा। और वैसे भी चाइनीज़ ट्रेडिशन में ये बात बहुत साफ़ है कि जब भी वाइफ को इन लॉज को उनके सन की वाइफ को सर्व करना होता है जब उसको ज़रूरत होती है। लान चरण बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, हम क्यों इसे सर्व करेंगे? विंग, बेटा तुम वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं बची है बेटा, तुम चले जाओ। लान चरण ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि विंग को यहाँ देख करके मिस्टर लान बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत नाराज़ हैं। उन्हें खुशी नहीं हो रही है विंग के यहाँ से, वो चाहते हैं कि विंग यहाँ से चला जाए, पर क्या करें, वो खुद तो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे के सामने अगर वो बोलेंगे तो उनका जो बेटा अभी घर में आया है वो फिर से बाहर भाग जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। पर लान चरण वो बोल देता है। वांग जी कहता है, शूशू आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं जाएगा। विंग, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो वो सही कह रहे हैं, मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए, सबसे सही रहेगा। और वैसे भी मुझे मेरी औकात पता होनी चाहिए। हर किसी के किस्मत में सच्चा प्यार और सच्ची फैमिली नहीं होती। विंग के वो शब्द लान चरण को दिल पर आघात कर जाते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि विंग उसे डैड कहे, सिर्फ वांग जी के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से डैड कहे। लान चरण जो खुद को नहीं रोक पाया, वो विंग के पास आता है, बोलता है, हाँ विंग, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जिस तरीके से मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हम दोनों साथ में यहाँ से चलते हैं। ये तो उन सब के ऊपर बम गिरने वाली बात हो गई थी। मिस्टर लान तुरंत बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? लान चरण कहता है, अपने बेटे के साथ बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए कोई सोचने वाला है नहीं। विंग, चलो चलते हैं। वांग जी तुरंत बोलता है, क्या नाटक लगा रखा है ये? शूशू आप भी कहीं नहीं जाएंगे और विंग तो तुम कहीं जा ही नहीं सकते। मॉम, आपको इसका ख्याल रखना होगा। मिस्टर लान बीच में बोलते हैं, क्यों रखे वो इसका ख्याल? वांग जी कहता है, क्योंकि अभी ज़रूरत है उसे, सबकी, सारे घर वालों की, सारे फैमिली मेम्बर्स की। विंग को बहुत ज़रूरत है। मिस्टर लान तो कुछ समझ नहीं पाया, पर मिसेस लान जिन्हें शायद कुछ लगा तो वांग जी के पास आते हुए बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी? वो आप विंग से पूछ लेना। मिसेस लान विंग के पास बैठते हुए बोलते हैं, बेटा तुम अपनी मॉम को माफ़ कर पाओगे? उस दिन मैं तुम्हारे फेवर में कुछ बोल नहीं पाई, माफ़ कर दो। तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? विंग कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बड़ों को बच्चों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आप खुश? मिसेस लान स्माइल करते हुए बोलती हैं, अच्छा, वांग जी जो कह रहा है क्या वो सच है? विंग कहता है, अब मुझे क्या पता ये क्या कह रहा है? मिसेस लान तुरंत पूछती हैं, वो कह रहा है जैसे चाइनीज़ ट्रेडिशन में होता है, जब घर का कोई सदस्य प्रेग्नेंट होता है तो उसके बड़े लोग उसकी हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? विंग पूरी तरीके से जम गया। एक बार फिर बिन कहे बिन बताए सब कुछ सबके सामने आ गया है। वांग जी तुरंत कहता है, यस मॉम, यस, आप सुपर स्मार्ट हो, यस, आई एम गोइंग टू बी अ डैड, आई एम गोइंग टू बी डैड। ये बहुत खुशी की बात है गगा, आई एम गोइंग टू बी अ डैड।
लांस चैन का मुंह तो खुला का खुला था। वो बेचारा कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा था। ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। वांग जी लांस चैन के सामने एक तरीके से नाचते हुए नज़र आ रहा था, और जो लांस चैन है वो भी विंग की तरफ हैरानी में देख रहा था। तुरंत वो होश में आया था और उसने तुरंत ही विंग को गले लगा लिया था और बोला था, सच में विंग, क्या ये सच है? विंग जब कुछ छुपा नहीं पाया। इतनी ज़्यादा खुशी देखकर इन लोगों के चेहरे पर उसका मन ही नहीं हुआ कि वो झूठ बोल दे। नहीं कर पाएगा वो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। मिसेस लान भी विंग के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और लान चरण उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, इतना बड़ा मुद्दा और उसे पता भी नहीं है। दूसरी तरफ लान सचिन जो अभी भी शॉकिंग एक्सप्रेशन लेकर खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, सचिन का क्या हुआ? वांग जी के बात पर अब लान सचिन तुरंत इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि एक पल के लिए विंग भी काँप गया। लान चरण की बाहों में विंग जब काँपता है तो लान चरण तुरंत लान सचिन को देखता है कि इसे क्या हुआ। सचिन कहता है, तुम सच कह रहे हो वांग जी? ये मैं मॉम मैं अंकल बनने वाला हूँ। मैं अंकल बनने वाला हूँ। ओ गॉड डैम इट वांग जी, मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने अब तक क्यों नहीं बताया मुझे? विंग हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये कब हुआ? कैसे हुआ? किसको बताया? मैं अंकल बनने वाला हूँ। लान सचिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक पल को वो हंस रहा था, दूसरी पल उसकी आंखों में गंगा यमुना बह रहे थे। मतलब पानी गिर रहा था उसकी आंखों से, आंसू आ गए थे उसकी आंखों में। इतना ज़्यादा खुशी उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। इतनी ज़्यादा खुशी तो उसे तब भी महसूस नहीं होती जब उसका प्यार नीमिंगजे उसे मिला था। नहीं हुई थी जितनी खुशी आज उसे महसूस हो रही है। इतना खुश कि तुरंत ही लान सचिन भागते हुए अपने कमरे में जाता है, फ़ोन लेकर आता है, फ़ोन में लगाता है म्यूज़िक और डांस करने लगता है। अकेला डांस नहीं करता है, वो अपनी मॉम को अपने साथ खींच लेता है और उनके साथ डांस करने लगता है। मिस्टर लान के मुंह में शब्द नहीं बचे थे। खुशी उन्हें भी हुई है। वो बेशक विंग से बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्सा थे, पर वो विंग से कभी नफ़रत नहीं करते थे और ना ही आज करते हैं। पर ये चीज़ उस नफ़रत को, उस मन मुटाव को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। कुछ नहीं बचा उनके अंदर विंग के खिलाफ। सब कुछ धुल गया, साफ हो गया, मिट गया, दूर हो गया। जो कुछ बचा वो था विंग के लिए कंसर्न। वांग जी जो विंग के पास ही था, लेकिन लान चिरन जो विंग को भी टाइटली गले लगा करके बैठा हुआ था। मिस्टर लान कहते हैं, चिरन उसे थोड़ा छोड़ो, हवा आने दो, उसे थोड़ी सांस लेने दो, उसका दम घुट जाएगा। लान चिरन अपने भाई की तरफ देखता है और विंग तो शॉक में था। क्या ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि सब लोग इतने खुश हो गए हैं कि किसी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। मतलब विंग को तो लगा था कि इस बच्चे के बारे में 100 सवाल किए जाएंगे। वांग जी खुद भी पूछ लेगा कि यह बच्चा उसका है या किसी और का। और यही सवाल विंग के मन में थे कि शायद वांग जी की फैमिली भी ऐसी होगी। वो भी पूछेगी कि ये बच्चा वांग जी का है या किसी और का। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग बहुत खुश हैं। और ये जो उसे रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों के, ये उसकी इमेजिनेशन से भी परे हैं। उसने ऐसा रिएक्शन तो सोचा ही नहीं था, जहाँ पर लान सचिन मस्त मौला होकर डांस कर रहा है। और अब तो विंग को वांग जी के फेस पर ही वो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं जो उसने सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक होता और विंग बताता वांग जी को तो आते। वो थे वहाँ। वांग जी के फेस पर 360 डिग्री वाली एक स्माइल थी, बहुत बड़ी, जिससे विंग को 140 वोल्ट का झटका लगा था। पर वो कुछ टाइम के लिए था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट कुछ देर बाद का सीन। लगभग रात का खाना खाने के बाद में सब लोग बैठे हुए हैं एक ग्रुप बनाकर। विंग को बीच में बिठा करके सब लोग उसके गोल घेरे में बैठे हैं। सिया तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह भी वो लान सचिन की तरह ही नाचे जा रही थी और अभी तो वो विंग के पास बैठी हुई है। विंग के हाथ को अपने हाथ में लेकर सिया कहती है, गगा आपने मुझे भी क्यों नहीं बताया? आप मुझे तो एटलीस्ट बता सकते थे ना। आई एम सॉरी ना, मैंने बहुत कुछ बोला आपको, पर नहीं बोलना चाहिए था मैंने। विंग कहता है, तुमने कहाँ कुछ मुझे बोला? मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने मेरे बारे में कभी कुछ कहा भी है। क्या तुमने अपने दिल में ही कहा और तुमने सोच लिया कि मुझे दिल से दिल की बातें सुनाई देंगी? सिया कहती है, नहीं, वो सीसी है ना,
उसके और मेरे बीच में झगड़ा हो रहा था, तो मैं गग्गा का सपोर्ट कर रही थी और सीसी आपका सपोर्ट कर रही थी, और हम दोनों एक दूसरे के भाइयों को विंग कहता है ये नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे जिसके साथ हम ज़्यादा समय से रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। सिया कहती है नहीं नहीं गग्गा, गलत बात है, कभी कभी ट्रस्ट के लिए बस एक थॉट मैटर करता है। मेरा मन बोलता था कि आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर मैं क्या करूँ, सीसी हमेशा मेरे भाई के बारे में गलत बोलती थी, तो मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती थी। विंग ये सुनता है तो वो उसका हाथ हवा में उठता है और वो सीसी के फोरहेड पे हल्का सा हिट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके सिर पर किसी और ने हिट कर दिया था। वो था लान सिजन। सिजन कहता है बंदरिया अब बकवास मत करना, विंग में बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए मैं अंकल बनने वाला हूँ। वांग जी तुम्हें ये सब कुछ कब से पता था? वांग जी कहता है जब से विंग को पता है। विंग वांग जी की तरफ बस देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स अब कुछ ना तो पूछना चाहते हैं ना कुछ सुनना चाहते हैं। मिस्टर लान जो कि विंग के सो जाने के बाद में सब लोगों से बात करते हैं, मतलब विंग को वांग जी के कमरे में सुलाने के बाद में वांग जी नीचे आ गया था, जहाँ पर वो बता रहे थे देखो मैंने सब कुछ भुला दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, मैंने माफ़ किया है पर मैं भूला नहीं हूँ क्या हुआ था। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई तमाशा मेरे घर में फिर एक बार हो। तो सब लोग ध्यान से सुनो, किसी की तरफ से भी कोई भी कंप्लेन मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अब मैं बस खुशियाँ चाहता हूँ हमारे घर में। बहुत कुछ सह लिया है तुम लोगों ने और मैंने भी। और हाँ, विंग को खुश रखना। अगर उसकी मॉम फिर एक बार उससे गलत व्यवहार करे तो वांग जी ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे उसकी मॉम से दूर रखो। वांग जी कहता है जी डैड। लान सिचन तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वो भी नी मिंगजे? उसे बुलाओ, हम उससे बात करेंगे, तुम्हारी शादी उसी से होगी, मैं तैयार हूँ इसके लिए। लान सिचन को डबल खुशी मिली है अब। एक तो उसका छोटा नन्ना नेफ्यू आने वाला है या नीज़ आने वाली है, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड, उसका सुन टू बी हस्बैंड होने वाला है। बहुत खुश है सिचन। साथ ही वांग चे भी, उसने सोचा नहीं था कि उसकी फैमिली सच में विंग से इतने अच्छे से बात करेगी। उसे पता था कि ये खुशी वाली बात सुनकर सब लोग मान जाएंगे, पर उसके डैड का गुस्सा पिघल जाएगा और इतना बदल जाएगा उसने नहीं सोचा था। पर अच्छा है, विंग जो अपने कमरे में सोया हुआ है, वांग जी उसके पास जाता है और उसके पास में जाकर लेट जाता है। वांग जी का हाथ विंग को अपने स्टमक पे महसूस होता है, तो विंग पूछता है तुम कहाँ गए थे? अरे रे रे रे, तुम तो शक कर रहे हो, तुम तो मेरी वाइफ की तरह एक्ट कर रहे हो विंग। क्या मैं नहीं हूँ? अरे तुमने तो मान लिया कि तुम हो। विंग वांग जी को फिर एक बार अपनी एल्बो से हिट कर देता है। वांग जी कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है विंग, ऐसा मत किया करो। तो तुम अपनी बातों से मुझे हर्ट करते हो, उसका क्या? हाय बड़े, वाइफ मान लिया तुमने मुझे अपना है। वांग जी को हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर वो हंसा तो फिर एक बार पिट जाएगा। वांग जी दरवाज़ा बंद करके आया था, वो विंग से तरफ देखते हुए बोलता है विंग वो तुम्हें क्या हुआ, तुम अटक क्यों रहे हो? कुछ गड़बड़ करके आए हो? बोलो नीचे क्या हुआ? क्या क्या मुझे घर से बाहर निकालने की बात चल रही है? क्या मैं चला जाऊँ? क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मूड बन रहा है इडियट। हाँ मूड बन रहा है किस चीज़ का? विंग तुम कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं जैसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा मूड किस चीज़ का हो रहा है। तुम अच्छे से समझ रहे हो, पर तुम मेरी फिरकी रह रहे हो, है ना? मुझे पागल समझ के रखा है तुमने। इसमें समझने की क्या बात है, तुम तो हो ही पागल। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या क्या नाम दिया है मेरे दोस्तों के साथ मिलकर, अब मैं तुम्हें उन्हीं नामों से बुलाया करूँगा। वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग प्लीज़ वो मत बोलना, फ़िलहाल तुम मेरी हेल्प करो ना, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी की तरफ विंग देखने लगता है। विंग के अंदर हिम्मत नहीं है वो वांग जी को मना कर दे। उसकी ज़ुबान पे ना और दिल में हाँ, ये चलता रहता है। आज भी यही था। विंग कहता है नहीं नहीं तुम दूर रहो, पर उसकी आंखें तो कुछ और कह रही थी। विंग की आंखें वांग जी के लिप्स पर टिकी हुई थी और वांग जी विंग को देख रहा था। उसे पता है उसका ये वाइफी हमेशा दो तरफी चीज़ें करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसके दिल में होता है वो इसके ज़ुबान पर नहीं लेके आता है। वांग जी विंग को वहीं लेटाते हुए उसके होठों को चूमने लगता है। वो दोनों आपस में अब किस करने लगे थे। विंग के हाथ भी वांग जी के नेक में जा चुके थे। विंग जिसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है,
इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वांग जी विंग की आंखों पर किस करते हुए बोलता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कहीं चला जाऊँगा। तुम मुझसे दूर जा रहे थे लेकिन मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूँ विंग। कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, और अगर मैं कहीं जाऊँ तो 2 थप्पड़ खींच करके वापस ले आना। विंग हंस पड़ता है क्योंकि ये डायलॉग उसने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मैं कहीं जाऊँ ना लंजा, तो काश कि तुम मुझे खींच करके वापस ले आओ और 2 थप्पड़ लगाओ और बोलो कि यहाँ से कहीं मत जाना। विंग को ये याद आ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं लगता है कि वांग जी ने उसकी डायरी पढ़ी होगी। खैर, वांग जी विंग की तरफ देखते हुए उसको निकट करता है, फिर उसके साथ में अपनी एक्टिविटी में इमर्ज हो जाता है। पर वो बहुत रफ नहीं रहता है, बहुत ही पोलाइट तरीके से वो सब कुछ करता है, जो कि विंग को अच्छा लगता है। वो पोलाइटनेस, वो जेंटलनेस, सब कुछ उसे पसंद आती है, चाहे वांग जी वाइल्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा प्यार से कुछ करे। दोनों ही विंग के दिल को पूरी तरीके से प्यार में भिगो देते हैं। जैसे एक गुलाब जामुन को हम चाशनी में डुबोते हैं, उस तरीके से विंग का दिल मीठी मीठी चाशनी में डूब जाता है, वांग जी के प्यार की चाशनी में। विंग जो हद से ज़्यादा खुश था भी, वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता है। ये समय जो है उसके पास, वो बस लंजा के साथ बिताना चाहता है। अभी भी उसके दिमाग में एक कोने में कहीं ना कहीं था कि वांग जी चला जाएगा विंग, पर विंग के थॉट्स को और हवा लग पाती, ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वांग जी ने विंग के थॉट्स को ही क्लियर कर दिया। क्योंकि वांग जी फिर एक बार विंग को किस करने लगा था। विंग उसके टच में मेल्ट होकर उसमें खो गया। उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी देर तक चलती है, लेकिन लास्ट में विंग थक करके सो जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। फाइनली विंग के सोते से ही वांग जी उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है। ये हमारे वंशन की बात हो गई। थोड़ा साइड कपल की तरफ भी अपन बढ़ लेते हैं। चलो तो चलते हैं शुयांग की तरफ। शुयांग जो हमेशा की तरह देर रात में ड्रिंक करता है और काफ़ी देर तक बाहर घूमता रहता है। आज फिर वो उसी एक बार के बाहर जा कर के गिर गया जिस बार के सामने पिछली बार उसे मिंग्याओ मिला था। वहाँ जाकर वो गिर तो गया, लेकिन आज उसे उठाने वाला शायद कोई नहीं था, या फिर था तो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शुयांग ज़बरदस्ती खुद को उठाता है। शुयांग जो उठ गया था, उठ करके वो लड़खड़ाते हुए चलते हुए जा रहा था। फिर एक बार वो गिरता है और इस बार तो उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि सीधे गटर में जाके गिरता है। गटर का पानी उसके सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से उसे भिगा देता है। उसके सर पर भी बहुत सारा कचरा आकर के गिर गया था। वो पानी एकदम काला था जिसमें बेचारा शुयांग गिर गया था। बेचारा शुयांग उसमें गिर करके पूरी तरीके से बदबू से लथपथ हो गया था। शुयांग जिसका नशा हल्का हल्का उतर गया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पानी तो पानी होता है और ठंडा ठंडा पानी था। उसने शुयांग का नशे को थोड़ा कम कर दिया। शुयांग वहाँ से उठता है, बोलता है, एक 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 गटर, तुझे किसने कहा मेरे पास होने के लिए? दूर आकर अगर एक बार तू मेरे पास पहुँचा ना, तेरे अंदर मैं मिट्टी डलवा दूंगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा बोलते हुए फिर एक बार वो लुढ़क जाता है और एक कार से जाके हिट कर जाता है। इस बार तो बेचारे की किस्मत इतनी बुरी थी कि उस कार से धक्का लगने के बाद वो फिर एक बार गटर में जाके गिरता है। अब उस कार से कोई निकल के आता है, बोलता है, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओह शिट, सॉरी। लेकिन सामने जो था वो इंसान इस दूसरे इंसान को देखकर कुछ देर के लिए शॉक में रहता है, लेकिन फिर बोलता है, तुम? तुरंत ही शुयांग अपनी आंखें खोलता है जिनके ऊपर वो कीचड़ लगा हुआ था, जो कि गटर में था। शुयांग गटर से बाहर निकल के आके बोलता है, तुम तो वो ना, क्या नाम है उसका, मिंग्याओ। मेरा नाम मिंग्याओ है, मिंग्याओ नहीं है। फिर एक बार तुमसे मुलाकात हो गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, मैं नहा रहा हूँ। मिंग्याओ बस देखता रहता है। वो कहता है, गटर के पानी से कोई नहाता है इस तरीके से? हाँ भगवान, ओ जीसस, प्लीज़ हेल्प हिम। और हाँ, अगर तुम सोचो आज मैं तुम्हें लिफ्ट दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ तो तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता।
शुयांग तुरंत ही जिसके कान खड़े हो जाते हैं और वो आगे आते हुए बोलता है, बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कहाँ है बॉयफ्रेंड? इधर आओ। बॉयफ्रेंड कहाँ है? कहाँ है? शुयांग तो दूसरी दिशा में जा रहा था और उसकी कार मतलब मिंग्याओ की कार तो दूसरी दिशा में थी। मिंग्याओ कहता है, हेलो, वहाँ नहीं, पीछे 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 है, जाओ जाओ। तुरंत ही शुयांग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है और आगे चलने लगता है। जब वो उस कार के पास आता है तो कार के अंदर के ड्राइवर को देख करके उसका नशा और कम हो जाता है। वो कहता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, तुम तो कुछ देखे देखे से लगते हो। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? गिर गया। शुयांग जो कार के दरवाजे को पकड़ते हुए उसके लीन हो रहा था और वो इस बुरी तरीके से गिरता है कि उसके बम पे बहुत ज़ोर की लगती है और नीचे काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए थे जो उसके पीछे घुस जाते हैं, छिद जाते हैं, जिससे उसे पेन होता है। मिंग्याओ जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा था लेकिन उससे पहले वो गिर गया। मिंग्याओ अपनी आंखें बंद कर लेता है जब वो गिरता है। फिर अपनी आंखें हल्की से खोलकर देखता है। वो देखता है शुयांग जिसके फेस पर बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। वो उस पोजीशन में कुछ ज़्यादा ही फनी लग रहा है। मिंग्याओ को अब हंसी वो अपनी रोक नहीं पाता है तो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे भाई का नंबर दो, मैं उसे कॉल करता हूँ। ऐसा लगता है आज का दिन ही बेकार है मेरा। शुयांग कहता है, दिन तुम्हारा बेकार है कि मेरा बेकार है? देखो, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा और इतना बदसूरत अल्फा तुम्हें कोई और नहीं मिला। यू नो ब्रो, यू डिजर्व बेटर। तुम बेटर डिजर्व करते हो। मिंग्याओ शुयांग को देखने लगता है और कहता है, एक काम करो, तुम ही कर लो मुझसे शादी। शुयांग जो देखने लगता है मिंग्याओ को और कहता है, ठीक है, चलो शादी करते। हेल्प करो उठने में, हेल्प करो ना। अपना हाथ दिखाकर वो मिंग्याओ को बोलता है। मिंग्याओ उसके हाथ को देखता है जो कि कीचड़ से सना हुआ था। मिंग्याओ एक गहरी सांस छोड़ता है और अपना हाथ बढ़ा देता है। उस गंदगी मेरे हाथ को मिंग्याओ ने अपने हाथ से पकड़ लिया था। शुयांग खड़ा होते हुए बोलता है, चलो शादी करते हैं। मिंग्याओ कहता है, तुम जैसे इंसान शादी देखा है अपनी हालत तुमने? तुम गटर में गिरे हुए थे। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं उस अल्फा से शादी कर लूँ। कार में बैठा हुआ अल्फा जल भुन करके एक तरीके से राख हुए जा रहा था, ऐसा कहा जा सकता था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कार में बैठा हुआ अल्फा बाहर निकल के अचानक आता है, बोलता है, याओ, ये कौन है? तुम क्या इसे जानते हो? मिंग्याओ कहता है, हाँ जानता हूँ मैं इसे, ये मेरा बहुत ही खास दोस्त है। इतना खास दोस्त है कि ये मुझे स्वीट हार्ट बोलता है। शुयांग तुरंत कहता है, स्वीट हार्ट, सही कह रहा है। मैंने तुम्हें पिछली बार स्वीट हार्ट कहा था ना। मिंग्याओ हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। शुयांग कहता है, देगा, ये स्वीट हार्ट है, मेरा बेबी है, मेरा। ऐसा बोलते हुए वो अपने सीने पर बार बार अपने हाथ से मारने लगता है और बोलता है, ये मेरा बेबी, मेरा स्वीट हार्ट, बाबे, मेरा वाइफ, हाँ मेरा शादी हो गया इससे, हाँ हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें पता है? 2 बच्चे। 2 बच्चे। वो तो नशे में चूर चूर था तो कुछ भी बोले जा रहा था और मिंग्याओ तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाता है, अपने फेवर में लेते हुए बोलता है, ये सही कह रहा है, मेरे इसके 2 बच्चे भी हैं, पर वो सीक्रेट बात थी, किसी को बताया नहीं मैंने। पर क्या करूँ, अगर तुम फोर्स करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ऐसी भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत पैसा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने जो अल्फा था उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलता है, यू नो आई वॉज वेरी राइट अबाउट यू, यू नो डिजर्विंग मी। तुम जैसा घटिया इंसान मेरे लायक कभी हो ही नहीं सकता। सो स्टे अवे फ्रॉम मी, और अगली बार मेरे आंखों के सामने आने की कोशिश मत करना। ब्लडी हेल। ऐसा बोलकर वो अल्फा फिर एक बार अपनी कार में बैठता है और ड्राइव करते हुए निकल जाता है। मिंग्याओ अब जाकर शुयांग का हाथ छोड़ता है और बोलता है, यक, तुम कैसे इंसान हो, हमेशा पी करके इधर उधर पड़े रहते हो और आज तो पूरा का पूरा गटर में नहा लिया है। वाह, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा क्या? शुयांग अपने पॉकेट में हाथ डालता है और पॉकेट को ही बाहर निकालते हुए बोलता है, फ़ोन?
फ़ोन फ़ोन कहाँ गया पता नहीं। स्वीट हार्ट, हे हेलो, नो मोर स्वीट हार्ट, ओके। मैं कोई तुम्हारा स्वीट हार्ट नहीं हूँ, तुम्हारा हनी बनी कुछ भी नहीं हूँ। सो प्लीज़, और तुमसे मैंने इनडायरेक्टली हेल्प ली है इसलिए मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैं क्या अब इधर उधर देखने लगता है, उसे कुछ नहीं मिलता तो वो सीधे वहाँ जाता है जहाँ से शुयांग के पैरों के निशान दिख रहे थे। वो पहले भी एक बार गटर में गिरा था ना, वहाँ जाके चेक करता है तो गटर के पास में ही एक फ़ोन गिरा पड़ा था। अरे चलो, फ़ोन तो बचा गटर में गिरने से। मेंग्याओ वहाँ से कॉल लगाता है और शुयांग को टैक्सी करके, वो टैक्सी से ले जा रहा था लेकिन कौन लेके जाएगा इतने इतने गंदे इंसान को। तो फाइनली वो उसके भाई को कॉल करता है और फिर आता है सोंगलन। सोंगलन आ करके शुयांग को धक्के मारते हुए लेकर जाता है, उसे पैदल चलवाता है पूरे रास्ते। वो लोग 2 घंटे बाद घर पे पहुँचते क्योंकि पैदल चल के गए थे। उस तरफ मेंग्याओ, जिसके पास अब कोई पता ठिकाना बचा ही नहीं है, तो उसने सोंगलन से कहा कि वो कुछ दिन के लिए क्या सोंगलन के साथ रुक सकता है। सोंगलन तुरंत मान गया और उसने मेंग्याओ को अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया। साथ ही वो शुयांग को भी अपने साथ ले गया। हालांकि मेंग्याओ ने सोंगलन ने कहा था शुयांग से कि पूरे 1 हफ्ते तक वो यहाँ तक नज़र ना आए, पर क्या करे, विंग तो सुबह से गायब है। वांग जी से मिलने गया था, अब तक वापस नहीं आया, और ये महाशय तो गटर में गिरता हुआ घूम रहा है। कहीं ये मर गया किसी गाड़ी के आगे सामने आकर तो मुसीबत हो जाएगी, और सोंगलन ये नहीं चाहता, इसलिए वो अपने कज़न को उठाकर अपने घर के अंदर ले गया। और फिर एक बार वही नज़ारा जो पिछली बार मेंग्याओ ने देखा था वही देखता है। बाहर ले जाकर कंपाउंड में लेकर आता है सोंगलन बर्फ़ से भरी हुई बाल्टी और सीधा ला करके शुयांग के ऊपर से डाल देता है। उसका पूरा जो कीचड़ था वो तो निकलता नहीं है, लेकिन हाँ, वो ठंड से कांपने ज़रूर लगा था। उसके अलावा शुयांग को वहीं बाहर छोड़ दिया था सोंगलन ने, उसके कपड़े फेंक दिए थे वहीं पर, और एक हल्का सा कंबल कि इसको ओढ़ लेना, सो जाओ या तुम कहीं चले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लेकर के मेंग्याओ को चला गया था अपने घर के अंदर। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगा हो तो बताना क्यों अच्छा नहीं लगा है, फीडबैक देना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकते हो, पर क्रिटिसाइज नहीं करने का। एंड दूसरी चीज़, आज का एपिसोड छोटा है बहुत मुश्किल से किया है। संडे के दिन भी बहुत मुश्किल से हुआ है क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिला। सो आई एम सो सॉरी, मैं आपका वन शॉट भी नहीं लेकर आ पाई, और रेगुलर एपिसोड भी जितना होता है रेगुलर का उससे कम है। सो आई होप यू डोंट माइंड, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।